जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, अ हार्श रियलिटी चेक। काफी सारे दिनों से मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के दोस्तों कि सर मैं फ्रेशर हूं, मैं जस्ट अभी कॉलेज मैंने पास आउट किया है, मैं नेक्स्ट ईयर जो सीएपीएफ एग्जाम 2025 में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूं। आपकी वीडियोस देखी तो मुझे आप प्लीज गाइड करिए कि कैसे मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। काफी सारे बच्चे जिन्होंने 2 से 3 बार जो है इस एग्जाम में अटेम्प्ट दिए हैं, उनके भी काफी सारे मैसेज आए थे कि सर मैं बार बार जो है अटेम्प्ट देता जा रहा हूं, बट मुझे अपनी मिस्टेक्स का जो है वो पता नहीं चल रहा है और मैं चाहता हूं कि 2025 में जो है मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो ओवरऑल सबके क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ एक जेन्युइनली एक सीरीज की जरूरत है आप सब लोगों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक्चुअली में सीएपीएफ एग्जाम को बिल्कुल शुरू से शुरू करके फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम कैसे लाना है उसके बारे में बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 लेक्चर की एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें आज जो है ये पहला लेक्चर है और विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरी सीरीज को जो मैं खत्म कर दूंगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम, जिसमें आपको सब चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीएपीएफ एग्जाम में बच्चे फेल क्यों होते हैं, देन हम पेपर 1 की वीडियो के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी उनके बारे में बात करेंगे। सीएपीएफ एग्जाम में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 4-4 5-5 अटेम्प्ट दिए हैं इस एग्जाम को, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो एक्चुअली में कमी कहां रहती है, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले इन पूरी 7 से 8 लेक्चर की सीरीज में, जिसका आज ये फर्स्ट वीडियो है। एक छोटा सा इंटीमेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो सीरीज होने वाली है, स्पेसिफिकली आज का जो लेक्चर होने वाला है, काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है दोस्तों। तो जिन लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है, प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। कोई जरूरत नहीं आपको ये वीडियो देखने की, क्योंकि आपको 200% इसमें ऑफेंड आप हो गए इस वीडियो से, क्योंकि ऐसे बातें मैं करने वाला हूं इसमें जो सच तो है 100%, बट आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जो आपको आपकी रियलिटी नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर स्टिल आप यहां तक आए हो और आपको लगता है कि यार मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, प्लीज गो अहेड विद दिस वीडियो, कोई इशू नहीं है। और जो लोग ऑनेस्ट है, मैं कोई भी बात बोल रहा हूं, प्लीज अगर आप उससे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले, जो वो फ्रेशर्स हैं जो अभी अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी आप वेटरन्स हो जिन्होंने 2-3-4 एग्जाम दिए हैं, जिन भी गलतियों के बारे में बात कर रहा हूं, क्या वो सच है या नहीं है, तो प्लीज कमेंट में कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट की वजह से दूसरों बच्चों को जो है कुछ सीखने को जरूर मिले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, रियलिटी चेक के ऊपर है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या रियलिटी चेक, हु आर यू, आप हो कौन। ठीक है, एक सेकंड लो और सोचो अपने बारे में। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं वो जनरली डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। आपकी एज की अगर मैं बात करूं तो वेरी करती है 20-21 साल से लेकर ऑलमोस्ट 28-30 ईयर्स तक, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह ऑलमोस्ट जो है 30 साल तक जो है इस एग्जाम को आप दे सकते हो। काफी बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल एज के होंगे, कोई 24 साल का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 26 का होगा। पूछिए अपने आप से एक क्वेश्चन कि आप कौन हो। ठीक है, अब थोड़ा चीजें जो है बदलने वाली हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल, या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सब जो हैं एक छोटे तबके से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पेरेंट्स या तो फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डेली वेजर होते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो गेस्टेड ऑफिसर्स और बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड रैंक के जो हैं बच्चे जनरली इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सीएपीएफ की मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अनदर थिंग, आस्क योर सेल्फ, आपको नहीं लगता कि आपकी पेरेंट्स की एज जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे? क्या आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने 2-3-4 अटेम्प्ट सीपीएफ के लिए दिए हैं, बार बार आप जो है फेल हो रहे हो अगेन एंड अगेन, आपकी एज जो है 25 से 30 के बीच में है? क्या ये सवाल आपने अपने आप से पूछे हैं? ये रियलिटी है दोस्तों। ठीक है, देखिए सपना लेना, मैं कहता हूं हमेशा कि बड़े सपने लो, सपना लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये रियलिटी है। 2025 वर्सेस 2030, आज ये वीडियो में 2024 में बना रहा हूं, 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 2025 आ जाएगा आपका, 2 महीने बाद, सॉरी। 2030 में आपको पता है महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और कितनी ज्यादा पेस से जो है बढ़ रही है। लैक ऑफ टैलेंट, आपने देखा होगा हम बहुत बार रिक्रूटमेंट निकालते हैं, आपको पता है सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिलता।
बेसिक स्किल्स ही नहीं है बच्चों में। पूछते हैं हम कि भाई क्या किया है आपने, सर मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, सर मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं ऑन द स्पॉट जो है पूछते हैं, कुछ नहीं आता। ठीक है, ये लिटरली एक कमी है। महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे हम। आज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो, मौज मस्ती कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, चेज कर रहे हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, रिलेशनशिप्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिलीव मी यू विल रिग्रेट इन 2030। उस समय पे आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं होगी और बहुत दुखी होंगे आप उस टाइम। अब वो जनता है, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जेनजी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे से जो एल्डर जनरेशन थी वो इतने ज्यादा सोफिस्टिकेट नहीं थे, उन्होंने तो दिहाड़ी मजदूरी भी कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। आप वो भी नहीं कर पाओगे। सोचो आप 2030 के टाइम पे करोगे क्या अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो। मतलब दूसरे सेंस में मत लेके जाइए, मैं बस आपको अवगत कराना चाहता हूं। अगर आप सीरियस नहीं होंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा। ठीक है, अल्टरनेट मेथड आपको ढूंढने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीएपीएफ एग्जाम, गैजेटेड ऑफिसर आप बनोगे, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी भी, आपकी फैमिली की भी, आने वाली जनरेशन की भी। बट अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो पूछो अपने आप से सवाल, पूछिए पेरेंट्स कितने बड़े हो गए हो, क्या उनके सपने नहीं है कि हमारा बच्चा एक गैजेटेड ऑफिसर बने, इतना पैसा हमने उसकी पढ़ाई पे लगाया है। आप क्या कर रहे हो, सारा सारा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर, दोस्तों के साथ तफरी कर रहे हो। आपको इस चीज से फर्क पड़ता है कि यार मैं फलाने दोस्त के बर्थडे पे नहीं गया तो बुरा मान जाएगा वो, इजंट इट। ये आपके गोल है लाइफ के। पूछिए अपने आप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है, कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं उनके बारे में इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। सबसे पहले जो गलती बच्चे करते हैं वो है इस एग्जाम को हल्के में लेते हैं। ठीक है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि जना खना आया, बैठा, पेपर निकाला और सिलेक्शन ले गया। नहीं, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम। इस एग्जाम के अंदर अगर आपके अंदर गुर्दा है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल बैठ के सब काम जिंदगी के छोड़ के अगर सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तो ही इस एग्जाम में आओ। ये वो एग्जाम नहीं है कि लास्ट के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़े, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, कोई स्टडी फंडा के नोट्स खरीद लिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा भाई, मैं आपको कह रहा हूं। किसी भी कोचिंग को लास्ट में आप सोचो कि फॉर्म भर दिया है मैंने, 3 महीने 100 दिन पढ़े आपके एग्जाम में, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं, कोई स्टडी फंडा के नोट्स खरीद लेता हूं, कोई करंट अफेयर देख लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। इस तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई बिल्कुल नहीं होने वाला, आप कितनी ही मेहनत कर लो। फिर बात आती है कि सर जब इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई होता ही नहीं है तो आप लोग क्रैश कोर्स को क्यों निकालते हो। तो भाई रोटी भी तो खानी है। अगर मैं सीधा ये बोलूं आपको कि भाई क्रैश कोर्स से एग्जाम नहीं निकलेगा, स्टडी फंडा के नोट से एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, काम कैसे चलाएंगे। ऑफिस में 10-10 लोगों की सैलरी देनी पड़ती है, कहां से आएगी वो, आप लोग ही तो देते हो। और दूसरी जगह मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो 8-10 महीने तैयारी करो तो करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं, फिर आप भीड़ का हिस्सा हो सिर्फ। ठीक है, ये हार्श रियलिटी है इस एग्जाम की। कोई भी कोचिंग वाला आपको आपके मुंह पे नहीं बोलेगा ये चीज कि आपका लास्ट के दिनों में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों, उनको पता है अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारनी है, जिसको करना होगा कर लेगा, नहीं करना हो पैसे तो आ ही रहे हैं। लेकिन मैं इतने गट्स रखता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं आके फेस टू फेस आपको बोल सकूं भाई लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने में आके आप पेपर निकाल दोगे, ये वो पेपर नहीं है। पूरा 8 महीने 10 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। समझ में आ रही है बात। अगर इतना ही इजी होता, 250 नंबर का होता है पेपर 1, आपका कितने का होता है, 250 नंबर का होता है। इतना ही इजी अगर एग्जाम हो, हर बच्चा 200 से ऊपर क्यों नहीं ला रहा है इसमें। टॉपर के हाईएस्ट नंबर, एक आधी बार तो चलो आगे किसी के आगे 180 नंबर, एवरेज स्कोर टॉपर का 160 से 170 नंबर के बीच में रहता है। और जो टॉपर और दूसरे नंबर के बच्चे के बीच में जो फर्क रहता है, टॉपर के 160 65 70 नंबर आएंगे, विद इन 5 to 6 स्टूडेंट जो है वो नंबर घट के सीधे 145 50 पे आता है। ठीक है, और अगर नंबर कम कर दो 140 तक आते आते 10 रैंक हो जाते बस। उसके बाद जो जनता है, जनता इन द सेंस 10 रैंक से लेके जितनी भी पोस्ट आपकी निकली हैं वो सारे के सारे 130 140 नंबर लाने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन एवरी ईयर की कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या कुछ कट ऑफ जा रही है सब। ठीक है ना। तो इजी एग्जाम बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। आई वोंट से कि दिस एग्जाम इज इम्पॉसिबल, कोई भी इसको क्रैक नहीं कर सकता है। वो सब बातें हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कि कैसे आपको मेहनत करनी है कि आप पहली बार में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। अभी के लिए बस इतना समझो इस पर्टिकुलर स्लाइड से कि ये एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत पढ़ के, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ के, लास्ट में क्रैश कोर्स ज्वाइन करके मैं एग्जाम निकाल लूंगा, यू आर इन बिगेस्ट मिथ, नहीं निकाल सकते आप। ठीक है,
दूसरी, इस स्लाइड पे मुझे गालियां पड़ेंगी बट डजेंट मैटर, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ही, ठीक है। एसएससी और सीडीएस के जो बच्चे हैं भाई, आपके बस की बात नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना, मैं आपको आपके मुंह पे कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, क्योंकि हमेशा हर चीज में जो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी की तैयारी करते करते जो है सीपीएफ एग्जाम निकाला होगा, मना नहीं कर रहा हूं। सीडीएस में भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो हार्डकोर सीडीएस का एस्पिरेंट होगा और सीएपीएफ एग्जाम निकाल के आज असिस्टेंट कमांडेंट बना है। मेरा खुद का दोस्त है आईटीबीपी, मैं नाम नहीं लूंगा, ही वॉज अ हार्डकोर सीडीएस एस्पिरेंट, निकाला एग्जाम, अभी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट है। लेकिन ये वो एस्पिरेंट है जिसने किसी ने 4 बार सीडीएस दिया है, 6 बार सीडीएस दिया है, ठीक है, ऐसे एस्पिरेंट हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा पहली बार सीडीएस के उसमें बैठा, पहली बार में सीडीएस क्वालिफाई, सीएपीएफ में फर्स्ट टाइम बैठा, सीडीएस में भी क्वालिफाई, सीएपीएफ में सॉरी, ठीक है। अगर स्टिल ऐसा कोई मिलेगा तो उस बच्चे की तैयारी बहुत बढ़िया से होगी पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे उस एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं जो सीडीएस एग्जाम में अपीयर होता है, ठीक है, क्वालिफाई कर लेता है, बहुत खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो सीडीएस निकाला हुआ है 4 बार 6 बार। आते हैं मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर 6 बार सीडीएस निकाला है मैंने, 4 बार सीडीएस निकाला है, सीपीएफ की तैयारी करनी है। मैं कहा पहले तो ये दिमाग से ना ये फितूर निकाल दे कि मैंने सीडीएस निकाला है। सीडीएस कोई एग्जाम थोड़ी ना है यार, समझ रहे हो। रीजन बीइंग सीडीएस का जो मेन मुद्दा है वो एसएसबी के साथ है, सीएपीएफ का जो मेन मुद्दा है वो रिटन एग्जाम के साथ है, ठीक है। सीडीएस का कोई भी बच्चा अगर वो ये कहे कि सर मैं सीडीएस में 100 नंबर का पेपर आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, मैं तो 80 नंबर के लिए तैयारी करता हूं, मैं तो 70 नंबर के लिए तैयारी करता हूं, मैं तो 60 नंबर के लिए तैयारी करता हूं, बहुत कम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे। सीडीएस के एक एस्पिरेंट की जनरल मेंटेलिटी क्या है, रो पीट के कैसे भी करके मुझे 25 से 30 नंबर लाने, मेरा काम खत्म, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेन फोकस मेरा एसएसबी है, ठीक है। सेम बात सीजीएल वाले बच्चे की है। सीजीएल वाले बच्चे का मेन फोकस क्या है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैक्सिमम आप लोग जो है जोर देते हो। रीजन बीइंग उतना वेटेज नहीं है ना जीके का, आप खुद सोचो 50 नंबर आते हैं पहले 200 में से, ठीक है, उसके बाद 75 मार्क्स की आती है सेकंड वाला जो आपका मेंस एग्जाम होता है, जबकि मैथ का और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इजंट इट। तो प्योरली जो एसएससी सीजीएल का हार्डकोर बच्चा है और जो सीडीएस का हार्डकोर बच्चा है, अगर आपको सीएपीएफ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सीएपीएफ एग्जाम के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मोटा मोटा इधर उधर से देख लिया आपने कर लिया, नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सीडीएस का बच्चा तो इवन आप सोचो ना, सब्जेक्ट सोचता है कि मैं छोड़ू कौन सा, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। कितने बच्चे हैं सीडीएस एग्जाम के जो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हार्डकोर बिल्कुल हिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा करके जाते हैं, यार कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा भाई सारे क्वेश्चन, ठीक है। सीडीएस के बच्चे का मेन मकसद ये होता है मुझे जैसे तैसे करके 30-35 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए, वह हाथ जोड़ के मैं यूपीएससी को राम राम बोलूं और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मेन मुद्दा मेरा एसएसबी का है, वो नहीं होता, ठीक है। आप देखो ना, नहीं तो कितने बच्चे, आप खुद सोचो, सीएपीएफ एग्जाम में 400 वैकेंसी आ रही है, सेम सीडीएस में भी 400 आएंगी, सीएपीएफ में वो क्वालिफाई करते हैं 400 वैकेंसी के ऊपर 2000 बच्चों को, वहां पे कर रहे हैं 7000 8000 बच्चों को। रीजन है ना उसका, इस तरीके से आप सोचो इन चीजों को, ठीक है। नो ऑफेंस टू सीडीएस एस्पिरेंट, बहुत हार्ड वर्किंग हुआ, बहुत जुनून है आपको देश की सेवा करने का, बट अगर आपको सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करना है तो मन से वहम निकाल के आओ कि भाई मैंने 4 बार क्लियर किया, 5 बार किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सीएपीएफ की कम्युनिटी में। रीजन बीइंग आपका अगर सीएपीएफ एग्जाम के लेवल तक का जो है प्रिपरेशन नहीं है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीएपीएफ वर्सेस सीडीएस वर्सेस सीजीएल, जैसा कि मैंने बताया आपको, एग्जाम के मुकाबले में नो डाउट सीएपीएफ जो है उसका अलग चीजें हैं, सीडीएस की अलग है, एसएससी सीजीएल की अलग है। मतलब मेरा जो स्पेसिफिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपको सीएपीएफ के ऊपर जो है पूरा शोर शॉट होना है कि यार मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है भाई और मैं सीडीएस का एस्पिरेंट हूं, तो आपको सीडीएस के तरीके से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपको सीएपीएफ के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, उतनी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ सीडीएस के बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, पूछता हूं मैं कई बार कि हाँ भाई ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ। सर वो ज्योग्राफी का ना पढ़ लिया, लैंडफॉर्म पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ ली, इधर से आपका सोलर सिस्टम पढ़ लिया, पोर्ट पढ़ लिया, मतलब गिनी चुनी 4-5 चीजें बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, चारों के चारों एनसीईआरटी आप जब पढ़ लोगे सीएपीएफ एग्जाम के लिए, ठीक है, उसके बाहर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो तो आप कभी पढ़ते ही नहीं हो। एनसीईआरटी भी नहीं पूरी करते सीडीएस के एस्पिरेंट में, आपको बताऊं, कोई बच्चा सीडीएस का अगर आके ये कहे कि सर मैं चारों की चारों एनसीईआरटी मेरे टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, तो मुझे विश्वास नहीं होगा उस चीज का। रीजन बीइंग उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको जब क्वेश्चन ही 30 ठीक करने तो उसका क्या फायदा है,
पूरी एनसीईआरटी आप करोगे नहीं। ओवरऑल आप देखो 120 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर, 120 में से आपको हार्डली कितने चाहिए, 40 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर दोगे, 35 से 40 आपका कट ऑफ जो है क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। इवन कम पे भी हो जाएगा, 30 क्वेश्चन पे ही हो जाता है, ठीक है। तो 30 में से 15 तो आपके करंट अफेयर से आ जाएंगे, 4-4 5-5 इधर उधर से उठाओगे तो हो जाएंगे, इसलिए आपकी कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। तो सीएपीएफ का प्रिपेयर अगर आपको करना है तो प्लीज सब चीजें छोड़ के मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं सभी उन सीडीएस के एस्पिरेंट से पूछना चाहता हूं, अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं, इन बच्चों की मदद कर सकते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कितनी बार आपने सीडीएस एग्जाम दिया है और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि भाई आपने उस लेवल तक की तैयारी की है कि आप सीएपीएफ को भी निकाल दोगे, ठीक है। जेन्युइनली मुझे देखिए पता है ऑनेस्टी क्या है, आप अगर ऑनेस्ट हो तो प्लीज बताइए, ताकि जो आने वाले सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके मन से एटलीस्ट ये वहम निकल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सिलेबस की सही नॉलेज ना होना सबसे बड़ा रीजन है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। सब आके बोल तो देंगे आपको, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, कितना पढ़ना है वो कौन बताएगा, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, इजंट इट। इसके बारे में बहुत कम नॉलेज रहती है बच्चों को, दैट्स वाई वो एक अपने ही, जैसे मेंढक होता है ना कुएं के अंदर, ये आपका कुआं हो गया, ठीक है, ये मेंढक हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसी के अंदर घूमता रहेगा, इसके बाहर सोचेगा ही नहीं निकलने की, इजंट इट। जबकि क्वेश्चन बहुत सारे आप देखोगे बाहर से आते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना, ठीक है। बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने देखा है, मैं खुद भी बोलता था जेन्युइनली 2023-24 के एग्जाम से पहले सीपीएफ एग्जाम के लिए मैं ये बोलता था कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आपके टफनेस बढ़ रही है क्वेश्चंस की, 3-3 4-4 स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बना के जो है एक मर्ज करके पूछा जा रहा है, बिलीव मी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। रीजन बीइंग, मैं नहीं चाहता कि आप एक वही मेंढक वाले वो बन जाओ कि बस एनसीईआरटी तक सीमित रखो अपने आप को, क्वेश्चन बाहर से आ रहे हो आपसे सोल्व ही नहीं हो रहे हैं, इजंट इट। इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी का मतलब मेरा ये नहीं है कि सब एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे हम जर्नली आप देखोगे कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा के आप देखो, सब लोग जो है साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी बताते हैं, मैं भी 9th और 10th की ही बताता था क्योंकि उतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन 11th-12th के एनसीईआरटी को इतनी तवज्जो हमने कभी दी नहीं जिंदगी में। लेकिन अभी देखो सीएपीएफ 2024 का जो पेपर हुआ है आपका, 4 से 5 क्वेश्चन उसके 11th-12th एनसीईआरटी से थे। तो जो बच्चा 9वीं 10वीं की सिर्फ पढ़ रहा है वो उसके बियॉन्ड तो सोच ही नहीं रहा है ना, जबकि क्वेश्चन कितने सारे आए हैं उससे। जाके देखो आप सीएपीएफ ऐसी 2023 में मैन्युफैक्चरिंग ग्लास के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, दिखाओ मुझे 9th-10th एनसीईआरटी में कहां पे है, इजंट इट। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। ये क्वेश्चन था सीएपीएफ ऐसी 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन एनडीए 1 2024 के अंदर इन्होंने रिपीट किया, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, पहली स्टेटमेंट है दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको यहां से मिलेगी, 9th क्लास के एनसीईआरटी है, सेकंड चैप्टर है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है बारकांस जो है आप विजिट करोगे जैसलमेर वगैरह तो वहां पे आपको बारकांस देखने को मिलेगी। थार डेजर्ट यहाँ पे भी नहीं बताया इन्होंने, लेकिन जैसलमेर का जो एरिया है वो थार डेजर्ट के वहीं पे आता है, तो अंदाजा लगा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका विंडवार्ड साइड हैज अ कॉनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, और नेक्स्ट आपका 2 एंड्स ऑफ द बारकांस आर कॉल्ड हॉर्न्स, ठीक है। ये जो डाटा है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है बारकान के बारे में एनसीईआरटी में, क्रेसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बारकांस विद द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, downwind form where the wind direction is constant and moderate and where the original surface over which sand is moving almost uniform। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ना सेकंड स्टेटमेंट के बारे में कोई जिक्र है ना थर्ड स्टेटमेंट के बारे में जिक्र है। अब मुझे ये बताओ, जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की पढ़ रहा है वो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा भाई, नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आया है, यहां से आया है। पहली स्टेटमेंट तो मैंने जैसे बताया 9th क्लास के एनसीईआरटी से, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, ये डायग्राम देख रहे हो आप, सी हॉर्न्स ये दो, ठीक है, ये बना के दिखाया हुआ है आपको इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है विंडवार्ड साइड इज कॉन्वेक्स एंड द जेंटली स्लोपिंग विद द लीवार्ड साइड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, कॉनकेव लिखा हुआ है, ठीक है। 1 और 3 क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, जीसी लियोंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, एंड दिस इज नॉट द वन क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हम जनरली उन सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, जो हम स्टैंडर्ड सोर्स को जो एनसीईआरटी में बताई गई है उनको फॉलो करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे आप। सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, 9th-10th में दिखाओ मुझे कहां पे क्वेश्चन,
इधर आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोट्री टाइप। 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, दिखाओ मुझे कहाँ पे 12th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, आप मेडाइवल इंडिया पढ़ते हो, एंशंट इंडिया पढ़ते हो, उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। मॉडर्न इंडिया का जो हम जिक्र करते हैं, जनरली सीपीएफ एग्जाम के लिए हम 2 ही बुक फॉलो करते हैं, 12th क्लास के एनसीईआरटी और मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली। उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। इधर आ जाओ आप, 12th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है। इधर आ जाओ आप, इसका तो अंदाजा ही नहीं है कौन सी बुक से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप, ये वाला। ऐसे क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करते हैं हम? नहीं करते, लेकिन करने पड़ेंगे, मजबूरी है। नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। यही रीजन है कि हम अपने आप को लिमिटेड उस तक रखते हैं और बार बार में हमें लगता है कि यार बस इतना ही सिलेबस है, इसी को करता हूँ, इसी को करता हूँ। और हर बार जो है आप देखोगे किसी न किसी सब्जेक्ट से यूपीएससी गूगली फेंक देता है, आप उसमें फंस जाते हो, नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हो, योग्य हो, आप सिर्फ बॉर्डर लाइन तक आके रह जाते हो। वो जो 5-7 क्वेश्चन का जो है ना हेरफेर, वो मिटाना है बस आपको। वैसे आप में कोई कमी थोड़ी ना है यार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, कंप्यूटर का है, कोई लेना देना है सीपीएफ एग्जाम से? पूछ लिया, पर सिलेबस में दिया हुआ है। कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने सही किया होगा, तुक्का मार के आए तो अलग बात है। ठीक है, इधर आ जाओ, पिगमेंट इन पेंट। पेंट का टॉपिक बताओ 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ठीक है ना, तो अपने रिसोर्सेज को जो है आपको एक उससे बियॉन्ड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। इट इज नॉट द सीपीएफ एग्जाम ऑफ 2017-18। वन लाइनर स्टेटमेंट आती थी डायरेक्ट, करंट अफेयर की भी, और वो भी पूछ लिया, कर दिया, हो गया। नहीं, कंपटीशन जेन्युइनली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रीजन बीइंग, बच्चे काफी पढ़ने लगे हैं। पहले रिसोर्सेज की बहुत कमी होती थी, कोई था ही नहीं बताने वाला। अब हर चीज आपको इजिली अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ में पढ़ सकते हो, सब चीजें तो हैं। इंटरनेट है सबसे बड़ी बात, इजंट इट? तो एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, तो आपको यह अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन देखो अब। ये क्वेश्चन है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप देखो अलग अलग टॉपिक, जैसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, सिंस द अर्थ रोटेट बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। ये टाइम जोन का स्टेटमेंट हो गया, इंटरनेशनल डेडलाइन का स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट आपका डे लाइट सेविंग टाइम का स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट आपका मून और अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं उसका स्टेटमेंट। चारों अलग अलग टॉपिक्स का जो है स्टेटमेंट दिया है और क्वेश्चन बना दिया आपका। करो अब इसमें। अब छोटा सा इसको पता है कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है नेगेटिव होता है, वो कर देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट से यही गलत है बस। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, एटमॉस्फेयर की उस पे। ऑल्दो एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, बट एक लेवल का क्वेश्चन है। पहले तो डायरेक्टली पूछते थे कि बताओ जेट स्ट्रीम जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, कौन से लैटिट्यूड पे देखने को मिलती है, राइट? वेस्टर्ली जो है आपको कितने लैटिट्यूड पे देखने को मिलेगी, वेस्टर्ली विंड जो है क्या होती है, ऐसे आते थे पहले क्वेश्चन। अब 3 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर आइडेंटिफाई आपको करना है। कैसे कर पाओगे जब तक पढ़ा ही नहीं होगा आपने, इजंट इट? नेक्स्ट है आपका जो अनदर रीजन है, बिगेस्ट रीजन ऑफ योर फेल्योर इन सीपीएफ एग्जाम इज लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड इनिशियल इंटरनल मोटिवेशन, सॉरी। ठीक है, क्या है इसका रीजन? सोचते बहुत है हम, बन जाऊंगा भाई, पहली बार में असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा। ठीक है, मोटिवेट है पूरा, आज मैंने आके वीडियो बना दी, कल से सब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, फोड़ देंगे सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देंगे, माँ बाप का सपना पूरा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 1 वीक इनटू द प्रिपरेशन, फुस, खत्म, टाटा बाय बाय। लगता है कि यार कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 9 महीने पड़े हैं। ठीक है, ये ऐसा टाइम यूं ऐसे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ऑलमोस्ट 3 महीने खत्म हो गए आपके। वो बच्चा जो सीएपीएफ एग्जाम 2024 में बैठा था, जिसने 3-4 महीने पहले की तैयारी की थी, एग्जाम में बैठ के सोच रहा होगा ना उस टाइम पे कि यार जैसे एग्जाम खत्म होगा नेक्स्ट डे से पूरा साल दबा के मेहनत करूंगा, बिल्कुल फोड़ के आऊंगा, अगली बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। 3 महीने हो गए आपको, पता है? मतलब 12 महीने का जो टाइम है पूरा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का, 3 महीने जा चुके हैं उसमें से। 3 नहीं तो 2.5 लगा लो, 2.5 से कम ही हो गया वैसे 1-2 दिन। ठीक है, ये कमी है सबसे ज्यादा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। एक्सटर्नल तो कोई भी आके पंप मार देगा, भाई वर्दी देख, उसको स्टार मिले, इतनी तनख्वाह है, ये वो, उसके लिए थोड़ी ना करना है, समझ रहे हो? वो एक एंड गोल हो सकता है, उस तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको यार, कैसे काम चलेगा, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यू रन फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, इसका मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल हूं, मैं परवीन, स्टडी फंडा सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
कैसे आप बोलोगे सर आप कैसा एग्जाम्पल हो? रियलिटी से कैसे भागते हैं बच्चे पता है आपको? हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन बैच में 100 बच्चे होते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ जनरली कोचिंग जैसे पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैसेज आते हैं कई बच्चों के, सर आपकी कोचिंग ज्वाइन की थी, एक साल ये हुआ वो हुआ फलान निकला, मेरा एग्जाम नहीं निकला, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया ये वो फलान। मुझे फिर बुरा लगा थोड़ा सा, मैं जाके मैं देखूँ यार क्या किया है बच्चे ने, एटलीस्ट पता तो चले। कोचिंग ज्वाइन की 1 साल पहले, कोई टेस्ट नहीं लिखा आज तक पेपर 2 का, कोई क्लास में नहीं आया, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट है वो कोई नहीं दिया, पेपर 1 के फुल लेंथ टेस्ट है वो कोई नहीं दिया, और मैसेज कर रहे हैं एग्जाम के बाद, सर आपकी कोचिंग ज्वाइन की थी, नहीं हुआ एग्जाम, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया ये वो। भाई तूने पढ़ा ही नहीं। अगर तूने पूरा कोर्स ज्वाइन किया है, 15,000 16,000 की फीस दी है, 18,000 की फीस दी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते नहीं है आके, ये तो एक आधा जो है थोड़ा सा महानुभाव होते हैं आके बोल देते हैं कि सर आपकी वजह से नहीं हुआ क्वालिफाई। इसमें वो भी बच्चे हैं जो खुद उनको पता रहता है कि हाँ यार मैंने तैयारी नहीं की, सर को क्या बोलूं, राइट। सबकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो ब्लेम दूसरों को करना बहुत ईजी है, खुद एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ईजी नहीं है। रीजन बीइंग, खुद को हमें ना, जब हम गलत होते हैं ना लाइफ में, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जिनको पता होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं या मेरी ही गलती है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये बहुत हार्ड है लेके आना जीवन में। अगर आप एक्सेप्टेंस ले आए ना, फेलियर के एक्सेप्टेंस ले आए कि यार मैं फेल हो गया इस एग्जाम में, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बैठो पन्ने पे लिखो क्या क्या कमियां थी, किस किस वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। उसके ऊपर फिर मेहनत भी करो। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप एग्जाम के बाद बोल रहे हो ना, मैं तो उस बच्चे को मानूं जो कोचिंग ज्वाइन करी 2 महीने बाद आप बोलो सर मुझे, भाई कोचिंग का क्या काम है, आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है हम आपको बताएंगे, इजंट इट। ये क्या बात हुई एग्जाम के बाद आप मैसेज कर रहे हो कि सर आपकी वजह से नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दोस्तों को ब्लेम करना, भाई तेरे साथ फलाने उसमें गया था, तू ही लेके जाता था ना डेली गेडी मारने, तेरी वजह से देख मेरा पेपर रह गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को वो करोगे, होता है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, तेरी वजह से नहीं हुआ, पढ़ने नहीं देती थी तू। लड़कियां लड़कों को ब्लेम करेंगी, यार तू सारा दिन बात करता था मुझसे, तेरी वजह से देख एग्जाम नहीं हो पाया मेरा, ठीक है। तो आप जो है हकीकत से भागते हो। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जिस दिन आप हकीकत से भागना छोड़ दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ यार जो भी गलती है मेरी गलती है। आप में से बहुत सारे पुराने स्टूडेंट होंगे मेरे, याद करो 2022 में एक वीडियो बनाया था मैंने, वी फेल्ड, ऐसा एक वीडियो था मेरा। जनरली उस साल मैंने बहुत मेहनत की थी करंट अफेयर में, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा था, क्वेश्चन हमारे नहीं आया करंट अफेयर से, तो मैंने वीडियो बनाया कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि जितनी मेहनत हमने की थी उसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं आए। बहुत अप्रिशिएट किया था बच्चों ने। तो मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से ऐसे ही प्रॉमिस करो, ऐसे ही एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। कुछ नहीं बिगड़ा भाई, कुछ नहीं बिगड़ा, आप बिल्कुल बहुत सही जगह हो, ठीक है। आज के दिन भी अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यार जो हुआ पीछे उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जो आने वाला समय मेरा होगा ना वो बेस्ट होगा, आई विल गिव माई 200%, जो भी मेरी कमियां है उनको इंप्रूव करूंगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्वालिफाई करने से, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें सर, इतना ज्ञान तो आपने दे दिया, चक्षु खोल दिए हमारे, व्हाट टू डू नाउ। सबसे पहला तो यही है कि अपनी एडमिट को जो है, सॉरी एडमिट कह रहा हूँ, एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलतियों का एहसास करो। क्या गलतियां हुई आपसे सीपीएफ एग्जाम 2024 में या 23 में, उनको एक पेपर पे पेन लेके नोट डाउन करो, ठीक है। यार मेरा पेपर 2 नहीं हुआ, पेपर 2 में पूरा नहीं कर पाया, मेरा कुछ छूट गया, ऐसे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पेपर 1 में क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के में उससे सोल्व ही नहीं हुए, मैथ मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, या करंट अफेयर मैंने अच्छे से कवर नहीं किया। सारी चीज लिख लो ना एक बार, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं पता होंगी, आपको जरूर पता होंगी कि आपकी कमियां क्या हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यार साइंस पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब वो क्या पता है क्या करते हैं, वो भागते रहते हैं साइंस से, मतलब वो ऐसे नहीं कि डट के सामने यूं खड़े हो जाए, आ साइंस तुझे देखते हैं, ऐसे यार बहुत मुश्किल है, होती नहीं, समझ में नहीं आती। यार ये कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ में नहीं आती, देखो क्यों नहीं आती, कोई समझाने वाला अच्छा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, उसके ऊपर काम करो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी सिचुएशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है, फेस करना उसका सॉल्यूशन है। और बिलीव मी, जिस टाइम आपको ये चीज
मतलब आदत लग गई ना कि मैं फेस करूंगा इन चीज़ों को, कोई नहीं रोक सकता आपको, सच बताऊं, ठीक है। तो फर्स्ट एडमिट योर मिस्टेक, कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी मिस्टेक को एडमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई आपको जज नहीं करेगा, डोंट वरी। सब स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट ही मान लो आपको, क्योंकि मैं बहुत सीखता हूँ जिंदगी से, ठीक है। ओपन टू लर्निंग, ठीक है। कुछ भी चीज आपको कोई नहीं सिखाए, प्लीज उसको सीखो। कोई आपको बता रहा है तो उसको विश्वास करो उस बात पे और सीखो। रीजन बीइंग, मुझे ऐसा फील होता है, मैं आज 30 साल का हो गया हूं पूरा, जो गलती आप लोग अभी देख रहे हो वो हमने भी किसी टाइम पे की थी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यार ये गलती आप करोगे तो उसको मान लो ना, हमने भी की है, हमसे पहले और बच्चों ने भी की है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप अपना आने वाले 9 महीने वेस्ट करोगे, बिल्कुल पक्का करोगे 200%, क्योंकि लोगों ने किया है, वो रियलिटी है, वो आपने भी किया है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी करेंगे। इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अरे कर लेंगे, बहुत टाइम है, जनवरी है, कर लेंगे। जनवरी में जब आओगे, 6 महीने पड़े हैं यार, कर लेंगे। पेपर 2 क्या है, पेपर 2 कर लेंगे। पेपर 2 जब एग्जाम पास में आएगा लास्ट के 1 महीने में, क्या करूं पेपर 2 कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीना पहले भी लोग पता है क्या डिसाइड करते हैं, अगले साल के लिए बहुत मेहनत करूंगा, डे 1 से मेहनत करूंगा। ये ह्यूमन नेचर है भाई, भागने का जो नेचर है वो ह्यूमन नेचर है, आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, उसके बाद जो है फिर बाकी काम करो। सो बी ब्रूटल ऑनेस्ट, खुद से सच बोलो, खुद से थोड़ी ना भाग जाओगे यार। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके पूछो ना सवाल, कितना झूठ बोलोगे। सबको झूठ बोल सकते हो आप, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अपने जमीर से झूठ कैसे बोलोगे, ठीक है। अपनी गलतियों को एहसास करो, एक्सेप्ट करो, वादा करो खुद से कि यार मैं अपना जो समय है ना मैं बदलूंगा, ठीक है। आज आपको एक और रियलिटी बताता हूं, मैं वो स्टूडेंट था 2016-17 में जो बहुत डिप्रेस रहता था, पता है। मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था जीवन में कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। आज देखो 300 350 के आसपास हम ऑफिसर्स भारत सरकार को दे चुके हैं, हजारों बच्चों को मेंटोर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत कुछ। सिर्फ एक चीज मैंने की थी, वो था एक्सेप्ट किया कि आज मैं अपने जीवन के लोवेस्ट पॉइंट पे हूं, इससे नीचे नहीं जा सकता मैं। बेहतर कैसे करना है खुद को, उसके ऊपर काम करते हैं। बहुत सारी बुक पढ़ी, अलग अलग ऑथर्स की बुक पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, पीवाईक्यूज देखे अलग अलग यूपीएससी एग्जाम के, बहुत काम किया। बिलीव मी, इन 8 सालों में 2016 से लेकर 2024 जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इन 8 सालों में आप सोच नहीं सकते मैंने इतनी मेहनत की है। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कुछ करूंगा तभी मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, लव योर पेरेंट्स, फैमिली, क्योंकि माँ बाप के बिना कुछ नहीं है भाई, उनके लिए ही तो है सब। सोचो जिस दिन आप ऑफिसर बन जाओगे कितनी खुशी होगी आपके माँ बाप को। आप इतना रोओगे उस दिन अपने पेरेंट्स के गले लग के कि यार मैंने एक सपना देखा था, आज वो पूरा हो गया, ठीक है। ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके नैन चक्षु खुले होंगे। कुछ नहीं जाएगा भाई, सब कुछ यहीं रहेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप 6 महीने दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, 8 महीने दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, तो बहुत कुछ चीजें आप लूज कर दोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। रीजन बिंग, जो आज आपका बेस्ट फ्रेंड है वो 1 साल बाद भी आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। जिन लोगों का आपको डर लगता है ना कि यार अगर इनसे बात करना बंद कर दूंगा तो 1 साल के बाद मेरी इनसे बात नहीं होगी, कहीं नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, अरे भाई तू तो अफसर बन गया यार, ऐसा। और ये रियलिटी है, विश्वास करो। खुद को जो है, ये जो बचा हुआ टाइम है अपना, इसको प्लीज वेस्ट मत करिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपके पेरेंट्स को पता है, आपको शायद अभी नहीं पता होगा, ठीक है। और अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, पूरी जिंदगी अपने आप को कोसोगे कि यार समय था, बताने वाले भी थे, मैंने ही डिसीजन नहीं लिया, मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप ये वीडियो से सहमत रखते हो और चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके जरूर जाइए। जो भी मैंने बीच में क्वेश्चंस पूछे या आपसे आपका फीडबैक मांगा, जो सीडीएस के एस्पिरेंट है, जो भी पूछा है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आज इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करो कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। आप कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन की बात है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।